हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके पिन सेकंड। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यूपी एग्जाम वाले के बुक से लिया गया है। यहाँ पे हम क्वेश्चन वार इसका जो है देख रहे थे। तो अगर हम देखें तो इसका पहला पार्ट हो चुका है, जिसमें 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। आज का ये वीडियो जो होगा 101 से लेकर 200 क्वेश्चन तक डिस्कस होने वाला है इसमें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसका पहला वाला अगर पार्ट आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ मिल जाएगा, पहला पार्ट देख लीजिएगा। साथ ही साथ इसका जो है लिंक मैं पहले पार्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2 साइंस एंड टेक, जिसमें 200 क्वेश्चन तक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। शुरुआत करने से वीडियो पहले आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी जो है शेयर कर दीजिएगा। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन। 101 नंबर जो क्वेश्चन था वो था, भारत का पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था 1975 में लॉन्च बना था या लॉन्च किया गया था। ये किस देश की रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था, ये था। तो उसका राइट आंसर था ये रूस के देश से, जो है रूस देश के मदद से किया गया। कॉसमॉस 3M रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो ये था जो है 101 नंबर क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कि समुद्र में मछुआरों को पोटेंशियल फिशिंग जोन्स की जानकारी देकर उनका समय और ईंधन बचाने में कौन सा उपग्रह मदद करता है इनमें से। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ओशियन सैट 3, ठीक है। या फिर इसको ई ओ एस 6 कहते हैं या ओशियन सैट 3 कहते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल फिशिंग जोन्स की जानकारी देना, समय और ईंधन बचाने में ये मदद करता है उपग्रह। तो आंसर इसका बी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103। भारत का पहला निजी रॉकेट, प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, ठीक है। अभी पहला निजी रॉकेट अभी जल्द ही जुलाई में लॉन्च किया गया है। यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो उस निजी कंपनी का हमें बताना है नाम, तो वो है स्काई रूट, ठीक है। जो अभी अभी लॉन्च हुआ है जुलाई में, उसमें देखिए उसके रॉकेट के ऊपर नाम भी लिखा हुआ था, कौन सा, स्काई रूट का नाम लिखा था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट किस भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। दुनिया का पहला 3D रॉकेट इंजन जो है, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट, ये तैयार किया गया है अग्निकुल कॉस्मॉस के द्वारा। तो आंसर यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी कंपनियों में अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च करने और इसरो की सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देने वाली सिंगल विंडो एजेंसी कौन सी है इनमें से। वो एजेंसी कौन है जो जिसने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष में रॉकेट जो है लॉन्च करने की अनुमति दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, इन स्पेस ई, ठीक है, इन स्पेस ई। आंसर यहाँ पे सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इसरो की वह व्यावसायिक शाखा कौन सी है जो विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से सौदे करती हैं और इसरो की तकनीकों को बाजार में बेचती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है क्वेश्चन नंबर 106 का, तो वो है NSIL, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन NSIL। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति दे दी है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन 100%। 100% जो है अनुमति दे दिया गया है, तो सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 2033 तक 8 से 9 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर बी ऑप्शन है, 44 बिलियन डॉलर रखा गया है। आंसर यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, NSIL जो है इसका पूरा नाम क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब किया गया, जो विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से सौदे संभालती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना हुई थी 6 मार्च 2019 में। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया है, निजी अंतरिक्ष कंपनियों के लिए नियामक यानी कि रेगुलेटर के रूप में कार्य करने वाली संस्था इन स्पेस ई का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में है। आंसर यहाँ पे डी पार्ट बिल्कुल राइट है।
मांग आधारित मॉडल यानी कि डिमांड ड्राइवन मॉडल के तहत GSAT-24 उपग्रह मिशन को पूरी तरह से किस संस्था द्वारा संचालित किया गया था? तो ये संचालित किया गया था, कौन सी संस्था थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था NSIL के, यही थी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। आंसर डी पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी ऊपर इसकी बात हुई, ये इसकी स्थापना कब हुई? तो 6 मार्च 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। अभी इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। आंसर यहाँ पे सी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला मानव निर्मित वस्तु कौन सा था? पहला मानव निर्मित वस्तु की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वो था लूना 2। आंसर यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताना। भारत के पहले चंद्रयान मिशन जो था, चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट की मदद से जो है लॉन्च किया गया था? किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? जो चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था वो PSLV C11 की मदद से लॉन्च किया गया था। आंसर सी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंद्रयान प्रथम जो था, किस उपकरण ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के अणुओं यानी H2O की ऐतिहासिक खोज की थी? वो कौन सा चंद्रयान फर्स्ट का उपकरण था? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था मून इम्पैक्ट प्रोब यानी कि MIP। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 मिशन के दौरान, ठीक है, अभी चंद्रयान 1 की बात हो, चंद्रयान 2 मिशन के बाद चंद्रमा की सतह से कितनी ऊंचाई पर विक्रम लैंडर का संपर्क टूट गया था? चंद्रयान 2 मिशन के दौरान कितने किलोमीटर की या कितनी ऊंचाई पर यह बताना, तो इसको याद रखिएगा 2.1 किलोमीटर रह गया था और उसके बाद विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया। तो आंसर यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल राइट है। चंद्रयान 3 को किस प्रक्षेपण यान रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया जिसे फैट बॉय के नाम से जाना जाता है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है LVM-3M4, जिसको फैट बॉय भी कहा जाता है। तो इससे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग किस तिथि को हुई थी? जो चंद्रयान 3 है इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कब कराई गई? तो 23 अगस्त 2023 में कराई गई थी। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंसर क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। विक्रम लैंडर में लगा हुआ कौन सा पेलोड है जिसका मुख्य कार्य लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीय गतिविधि को मापना है? इसमें से कौन सा वो हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन ILSA, जो एक पेलोड है जिसका मुख्य कार्य क्या है? स्थल के, ठीक है, आसपास की भूकंपीय गतिविधि है उसको मापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रज्ञान रोवर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? प्रज्ञान रोवर का पहला कथन दिया गया ऑप्शन कि यह 4 पहियों वाला वाहन है जिसका वजन 50 किलोग्राम है। दूसरा ऑप्शन है कि 6 पहियों वाला वाहन है जिसका वजन लगभग 26 किलोग्राम है। इसका मुख्य काम लैंडर को चंद्रमा की कक्षा तक ले जाना है। इसमें सेप नामक पेलोड लगा है। अब देखिए यहाँ पे गलती की बात करें, सही वाला कौन सा है प्रज्ञान के बारे में? तो बी पार्ट बिल्कुल सही है। ये 6 पहियों वाला वाहन है जिसका वजन कितना था? 26 किलोग्राम वजन था। तो यहाँ राइट आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगा हुआ कौन सा विशेष पेलोड है जो ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे रहने योग्य अन्य ग्रहों की खोज के लिए प्रकाश का विश्लेषण करता है? प्रकाश का विश्लेषण इसमें से कौन है वो पेलोड? तो उसका नाम है शेप। आंसर यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के चेस्ट ई पेलोड के अनुसार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सतह का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बावजूद जो है सतह से मात्र 10 सेंटीमीटर नीचे का तापमान कितना दर्ज किया गया? तो कितना दर्ज किया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया था। आंसर बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा विक्रम लैंडर के टच डाउन पॉइंट उतरने के स्थान को नाम क्या दिया गया है और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो उसका नाम क्या दिया गया है? तो उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट और 23 अगस्त को लैंड हुआ था। तो 23 अगस्त
को 2023 में लैंड हुआ था, तो इस दिन को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के आगामी चंद्रयान-4 मिशन का उद्देश्य क्या है? भारत के आगामी जो चंद्रयान-4 मिशन है उसका उद्देश्य ये है कि चंद्रमा से मिट्टी और चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर वापस लाना इसका मेन उद्देश्य है, तो आंसर बी पार्ट राइट है। अगला प्रश्न, चंद्रयान-4 मिशन में चंद्रमा की सतह से नमूने को लेकर वापस ऊपर उठने यानी कक्षा में जाने के लिए किस विशेष मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे 125 का, तो सी आंसर सही है। असेंडर मॉड्यूल का जो है उपयोग किया जाएगा, आंसर सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, असेंडर मॉड्यूल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 दिया गया, भारत सरकार की कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत 2104 करोड़ रुपए बजट वाले चंद्रयान-4 मिशन के प्रक्षेपण यानी लॉन्च का संभावित लक्ष्य क्या रखा गया है? तो यह है 2027 या फिर 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने अपनी आगामी ल्यूपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, जाक्सा कंपनी। जाक्सा कहाँ का है एजेंसी? जाक्सा जापान की है। नासा कहाँ की है? नासा जो है अमेरिका की है। रोस्कॉस्मॉस जो दिया गया है ये रूस का है। तो जाक्सा के साथ जो है मिलकर इसरो काम कर रहा है और उस मिशन का नाम क्या है? लूपेक्स। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान-3 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने पूरे मिशन की तकनीकी पहलू और आखिरी 15 मिनट की लैंडिंग का समन्वय किया? तो वह थे पी वीरा मुथुवेल। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी भी अंतर्ग्रहीय मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन है जो चंद्रयान-2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही थी? तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था एम वनिता। आंसर यहाँ पे क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है, एम वनिता। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाली किस महिला वैज्ञानिक को भारत की रॉकेट वुमन के नाम से जाना जाता है? रॉकेट वुमन के नाम से किसे जाना जाता है? उनका नाम है ऋतु करिधल श्रीवास्तव। ठीक है, इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। भारत के पहले चंद्रयान मिशन चंद्रयान फर्स्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे जिन्हें मून मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? और कौन थे? जो पहला चंद्रयान जब गया तो उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या था? तो एम अन्ना दुरई नाम था। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, ये आपका कथन कारक से दिया गया है। कुछ इस तरीके से पूरा क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है कि मेड इन इंडिया नैनो उत्पाद और उनके विकासकर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने इफ्को के माध्यम से नैनो यूरिया व्यावसायिक उत्पादन सफलतापूर्वक शुरू किया। तो बिल्कुल ये सही है। ये कथन क्या है? ये बिल्कुल सही है पहला, क्योंकि नैनो यूरिया का जो व्यावसायिक उत्पादन हुआ है वो इफ्को के माध्यम से भारत में सर्वप्रथम शुरुआत हुआ। दूसरा है, पानी से आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अमृत नामक नैनो जल शोधन तकनीक आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है कि मधुमेह के रोगियों को बार बार इंजेक्शन से मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय वैज्ञानिक इंसुलिन के नैनो कैप्सूल विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये पार्ट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, 1 व 3। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न भी कथन कारक से दिया गया। कुछ इस तरीके से बताना है कि इनमें से कौन सा कथन मतलब सही है या गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो दिया गया है, पहला कथन दिया गया है कि भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ नैनो मटेरियल्स विशेष रूप से कार्बन नैनो ट्यूब सीएनटी और नैनो कोटिंग्स के विकास पर भारी निवेश कर रहे हैं। तो क्या ये कथन सही है? तो बिल्कुल सही है कथन। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? कार्बन नैनो ट्यूब असाधारण रूप से मजबूत और वजन में बहुत हल्के होते हैं जो उपग्रहों का वजन कम करने में सहायक हैं, जबकि नैनो कोटिंग सैनिकों को थर्मल और जैविक हथियारों के खतरों से बचा सकती हैं। तो ये सही है, दोनों सही हैं। कारण भी सही है, कथन भी सही है। कथन जो है क्या है? कारण जो है क्या है? कथन की व्याख्या भी करता है। तो आंसर क्या है? दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बात करेंगे। यहाँ पे दिया गया है मिलान करने से संबंधित। ठीक है, यहाँ पे मिलान करना कुछ इस तरीके से दिया गया है। बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है, आपके
सिलेबस में ये टॉपिक है। और इससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और उनके वर्षों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अब यहाँ पे सम्मेलन दिया गया है, पेरिस सम्मेलन, बर्न सम्मेलन, वीपो की स्थापना, स्टॉकहोम सम्मेलन इसको कहते हैं, और ट्रिप्स समझौता लागू होना। अब किस वर्ष में हुआ? अब अगर हम यहाँ पे देखें तो पेरिस समझौता जो हुआ था या पेरिस सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था 1883 में, ठीक है, जो कि औद्योगिक संपत्ति जैसे पेटेंट और ट्रेडमार्क के संरक्षण हेतु जो है क्या था, ये सम्मेलन था। और बर्न सम्मेलन किससे संबंधित? तो बर्न सम्मेलन की बात करेंगे तो ये संबंधित है 1886 में ये हुआ था बर्न सम्मेलन, जो कि साहित्यिक और कलात्मक कार्य अर्थात कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए जो किया गया था। वीपो की स्थापना जो स्टॉकहोम सम्मेलन है ये किससे संबंधित है? तो ये जो है 1967 में हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, तो यहाँ पे वीपो की स्थापना हुई या स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। ट्रिप्स समझौता जो लागू हुआ 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के साथ, तो यहाँ पे डी का हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस प्रकार आंसर की बात करेंगे तो 2, ठीक है, डी का हो जाएगा 1, 2 4 2 4 2 4 3 1 2 4 3 1, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन में विचार करना। यहाँ पे कथन कारक दिया गया है, भारत के बौद्धिक संपदा कानून, एवरग्रीन और ट्रिप्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं। अब यहाँ पे कथन देखिए, पहला कथन दिया गया है कि भारत में आईपीआर का प्रबंधन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया जाता है, तो ये पार्ट सही है, ये कथन सही है। दवा कंपनी के द्वारा पेटेंट की अवधि बढ़ाने के लिए किए जाने वाले मामूली बदलाव यानी कि एवरग्रीन को रोकने के लिए भारत पेटेंट कानून में धारा 3D का सख्त प्रावधान, तो ये सही है। वर्ष 2001 की ऐतिहासिक घोषणा दोहा के तहत यह अनिवार्य किया गया था कि कोई भी देश सार्वजनिक स्वास्थ्य या महामारी के समय अनिवार्य लाइसेंसिंग का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकता, तो यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा गलत है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी कथन कारक से संबंधित है, यहाँ पे दिया गया है। कथन और कारक उसको बताना है पढ़ के। कथन क्या है? वर्ष 2005 में भारत ने अपने पेटेंट कानून को एक बड़ा संशोधन किया। पेटेंट कानून में करते हुए दवाओं और रसायनों के लिए प्रोडक्ट पेटेंट को प्रणाली को पुनः अनिवार्य रूप से लागू कर दिया, ठीक है। इसमें बताना है कि सही है और व्याख्या करें, तो ये अभिकथन तो सही है। व्याख्या इसका मतलब कारण जो दिया गया है, क्योंकि भारत को विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते के प्रावधान के वैश्विक मानकों का अनुपालन करना था, ठीक है। जो कि ये कब समझौता हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को, जिसके तहत 2005 तक विकासशील देश जिसमें भारत भी था को प्रोडक्ट पेटेंट लागू करना अनिवार्य था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या है, कारण जो है अपकथन की व्याख्या भी करता है, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 दिया गया। यहाँ पे भारत के पेटेंट जो कानून है वीपो के निकायों के बौद्धिक संपदा अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना, ठीक है। अब कथन 3 दिया गया है, यहाँ पे तीनों कथन में बताना है कि कौन सा सही है इनमें से, ठीक है। वीपो की अगर हम बात करेंगे तो वीपो क्या है? तो वीपो की अगर बात करते हैं तो यह है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी स्थापना कब हुई वीपो की? तो 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में होता, ये पहले जान लीजिए, ठीक है। 1967 में। हेडक्वार्टर इसका वीपो को कहाँ है? तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए, भारत के किसी नवीन आविष्कार के लिए पेटेंट की अवधि सामान्यतः 20 वर्ष होती है, जिसके बदले आविष्कारक को अपनी पूर्ण तकनीकी सार्वजनिक जानकारी इसके बाद जो है क्या करना पड़ती है? पूर्ण जानकारी करनी पड़ती है, सार्वजनिक करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सही है इसके परिप्रेक्ष्य में। अगला दिया गया है कॉपीराइट मुख्य रूप से नवीन वैज्ञानिक आविष्कार और कैंसर रोधी दवाओं के रासायनिक फार्मूले को सुरक्षित करने
दिया जाता है। तो यहाँ पे बताना है क्या ये गलत है क्या सही है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रासायनिक फार्मूला सुरक्षित करने के लिए दिया जाता है, तो कॉपीराइट के मुख्य रूप में नहीं आता। ठीक है, कॉपीराइट में ये नहीं आता, इसीलिए गलत हो जाएगा। वीपो की महासभा इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है जो महानिदेशक की नियुक्ति और बजट नीतियों को मंजूरी देने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें दी गई हैं वीपो के बारे में। तो ये चीज़ें जो तीसरा वाला कथन दिया गया है ये सही दिया गया इसके बारे में, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे कॉपीराइट का मुख्य काम यहाँ पे दिया गया है कि रासायनिक फार्मूला को सुरक्षित और कैंसर रोधी दवाओं को, तो ये इसके परिप्रेक्ष्य में वीपो का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो आंसर बी ऑप्शन सही है, 1 व 3। चलिए, नीचे दिए गए कथन के बारे में पढ़ना, इसके बारे में उसमें बताना है ट्रिप्स समझौता के बारे में। ट्रिप्स समझौता जो है ये क्या है? ट्रिप्स समझौता का पालन करते हुए, ठीक है, ट्रिप्स समझौता की अगर बात करेंगे तो ये क्या है? ट्रिप्स समझौता की बात करेंगे तो पालन करते हुए भारत ने अपने पेटेंट अधिनियम में अनिवार्य लाइसेंसिंग का एक अत्यंत कड़ा और महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किया। बिल्कुल, ये ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जो कि ये चीज़ें होती हैं ट्रिप्स, और इसमें जो है बहुत सारी क्या होता है, गवर्निंग बॉडी होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इसमें होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो इसका कारण क्या दिया गया है कि ट्रिप्स समझौते का पालन करते हुए भारत ने अपने पेटेंट अधिनियम में अनिवार्य लाइसेंसिंग का एक अत्यंत कड़ा और महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किया, और इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान दवा के अधिक महंगी होने की स्थिति में जीवन रक्षक दवाएं जैसे कैंसर की दवा आम जनता को आसानी से और सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराई जा सके। तो बिल्कुल ये दोनों कथन और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। ठीक है, अगले प्रश्न में हमें मिलान करना है। बौद्धिक संपदा अधिकार दिया गया है, पेरिस कन्वेंशन जो 1883 में हुआ, ट्रेड सीक्रेट क्या है, बर्न कन्वेंशन 1886 में हुआ, कॉपीराइट की अवधि भारत में कितनी होती है, इन सभी के बारे में हमें यहाँ पे मिलान करना है। तो पेरिस समझौता की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, पेरिस कन्वेंशन या पेरिस समझौता जो हुआ ये एक औद्योगिक संपत्ति यानी कि पेटेंट और ट्रेडमार्क से जुड़ा हुआ समझौता था, और यह राष्ट्रीय व्यवहार का सिद्धांत करता है। ठीक है, तो नेशनल ट्रीटमेंट का सिद्धांत करता है, तो ए का हो जाएगा सीधा 4, ए का क्या हो जाएगा, सीधा 4 मिल जाएगा। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? ट्रेड सीक्रेट की बात करेंगे तो इसके लिए कोई औपचारिक पंजीकरण अनिवार्य नहीं है जब तक जानकारी गुप्त रहती है, सुरक्षा अनंतकाल तक रहती है, तो ये इससे बी का 1 हो जाएगा। अगला है बर्न कन्वेंशन जो 1886 में हुआ। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये मुख्य रूप से साहित्यिक और कलात्मक कार्यों से जुड़ा हुआ और स्वचालित सुरक्षा का सिद्धांत देता है बर्न कन्वेंशन, जो कि 1886 में हुआ, तो ये हो जाएगा दूसरा इसमें सही। फिर कॉपीराइट की अवधि भारत में अगर हम देखें तो लेखक के जीवन काल और उसकी मृत्यु के बाद 60 वर्ष तक कॉपीराइट रहता है, तो डी का हो जाएगा 3। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। IPR वही बौद्धिक संपदा अधिकार की विभिन्न श्रेणी, उनके नियम और ट्रिप्स समझौते के प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला यहाँ पे कथन दिया गया है कि बर्न समझौता, ठीक है, बर्न समझौता प्रावधान के तहत ट्रिप्स समझौते ने कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को भी साहित्यिक कार्य मानते हुए कॉपीराइट सुरक्षा के दायरे में शामिल कर लिया है, तो बिल्कुल शामिल कर लिया गया है। व्यापार रहे सभी ऊपर बात हुआ को कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए भारत के वाणिज्य मंत्रालय में इसका औपचारिक पंजीकरण कराना और इसके रसायनों का पूर्ण खुलासा करना, तो खुलासा करना यह अनिवार्य नहीं है व्यापार सीक्रेट में, ट्रेड सीक्रेट में, तो यह गलत हो जाएगा। ट्रेडमार्क किसी कंपनी के ब्रांड नाम या लोगों की सुरक्षा करता है, लोगों की सुरक्षा, उसका जो लोगो होता है। ठीक है, भारत में यह सुरक्षा शुरू में 10 वर्ष के लिए दी जाता है, जिसे बाद में रिन्यू भी किया जाता है, तो सही है बिल्कुल। तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 दिया गया है। 18वीं सदी में सवाई जय सिंह द्वारा किन स्थानों पर आधुनिक वेधशाला यानी जंतर मंतर, ठीक है, आधुनिक वेधशाला को जंतर मंतर कहा जाता है, इसकी स्थापना किया गया। तो कौन कौन से मतलब कहाँ पे सवाई जय सिंह के द्वारा
जो है आधुनिक वेधशालाओं यानी कि जंतर मंतर की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 141। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, मथुरा, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी और उज्जैन। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे जंतर मंतर की स्थापना किसके द्वारा किया गया, सवाई जय सिंह के द्वारा। तो याद रखिएगा दिल्ली का जंतर मंतर बहुत फेमस है, ठीक है, पर वहाँ पे क्या होता है, धरना प्रदर्शन होता है। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए, भारत के प्रमुख नैनो प्रौद्योगिकी संस्थान और उनके संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है इंसेट यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा है CNS यानी कि सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर टेक्नोलॉजी साइंस। NIIST यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद जो अन्य ऑप्शन है संस्थान दिया गया, संस्थान के बारे में इधर हमें मिलान करना है कि इनकी प्रयोगशालाएं कहाँ पर हैं। CENSE मतलब कि सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसमें अगला जो इनकी विशेषता या स्थान देंगे प्रयोगशाला का नाम, जैसे तिरुवनंतपुरम में है CSIR की प्रयोगशाला, मोहाली पंजाब में भारत का पहला समर्पित नैनो संस्थान, IISC बेंगलुरु भारत में नैनो फैब्रिकेशन से सबसे उन्नत केंद्र, बेंगलुरु कर्नाटक, इस प्रकार दिया गया। तो चलिए मिलान करते हैं यहाँ पे देख के। यहाँ से INST क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम मिलान करें तो यहाँ पे इसके लिए सही है, ये कहाँ पर स्थित है, मोहाली में। मोहाली कहाँ है, पंजाब में, ठीक है। तो मोहाली पंजाब में ये स्थित है और ये जो है क्या है, भारत का पहला समर्पित नैनो संस्थान है INST, ठीक है। CENS सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। यहाँ इसकी अगर बात करेंगे तो ये संस्थान स्थित है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में ये संस्थान स्थित है, कर्नाटक में पड़ता है। सॉफ्ट मैटर जैसे लिक्विड क्रिस्टल पर ये शोध करता है। फिर है NIIST यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सी ऑप्शन में जो अगर बात करेंगे तो इसका पहला हो जाएगा, मिल जाएगा, तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम केरल जो में पड़ता है और यहाँ पर ये संस्थान स्थित है, जो कि ये क्या है, CSIR की प्रयोगशाला है। इसके बाद चौथा ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वो है CENSE। CENSE की बात करेंगे तो ये सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग है, जो कि ये IISC बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। जो कि ये क्या है, भारत में नैनो फैब्रिकेशन यानी चिप निर्माण का सबसे उन्नत केंद्र है CENSE। तो आंसर यहाँ पे इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। चलिए अगला प्रश्न। वर्ष 1876 में महेंद्र लाल सरकार की किस प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान की स्थापना की गई, जिसने भारत में आधुनिक विज्ञान को बढ़ावा दिया। तो ये इसका बताना है कौन सा संस्थान है जो इनके द्वारा स्थापना किया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की गई है, IACS। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। तो ये थे। अब हम देखेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान तकनीकी पुनर्जागरण से संबंधित क्वेश्चन। आंसर यहाँ की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 144। मेक इन इंडिया भारत के तहत पहल के तहत भारत को वैश्विक डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए किस प्रमुख मंत्र को अपनाया गया है, ठीक है, किस प्रमुख मंत्र को अपनाया गया है। 144 की बात करते हैं तो बी ऑप्शन सही है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। ये जो है मूल मंत्र है मेक इन इंडिया का। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। भारत सरकार द्वारा विकसित दुनिया की पहली DNA आधारित स्वदेशी कोविड वैक्सीन का नाम क्या है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, जायकोवी डी है। आंसर सी पार्ट बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक विकास को अनिवार्य बनाने और विदेशी सैन्य उपकरण के आयात पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या जारी किया गया है। तो इसके लिए सकारात्मक स्वदेशी सूची जारी की गई है। आंसर सी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग की वो कौन सी पहल है जो MSME और स्टार्टअप्स को तकनीकी समस्याओं के समाधान और नवाचार के लिए 50 लाख रुपए तक की ग्रांट प्रदान करती है। वो कौन सी पहल है, किसके तहत नीति आयोग के इस पहल के तहत ग्रांट प्रदान किया जाता है 50 लाख रुपए का। तो वो है एराइज ANIC, ठीक है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स और व्यक्तिगत नव प्रवर्तकों को सीधे भारतीय सेना से जोड़ने वाली विशेष पहल कौन सी इनमें से। तो वो है IDX माने कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलिए, भविष्य की तकनीक के लिए तैयार रहने हेतु भारत सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन एनक्यूएम के लिए लगभग कितने रुपए निवेश की मंजूरी दी है? हाल ही फिलहाल में तो आंसर हो जाएगा इसका 6000 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया गया है, तो सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया भाषणी का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया भाषणी का मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो एआई आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म के जरिए भारतीय भाषाओं की दूरी को खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आंसर बी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मंत्रालयों को बुनियादी ढांचा नियोजन के लिए एक साथ लाने वाले प्लेटफॉर्म पीएम गति शक्ति में मुख्य रूप से किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अगर हम देखें तो सी ऑप्शन हो जाएगा जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसरो की सैटेलाइट इमेजरी है, इसका क्या किया जाता है? तकनीकों का उपयोग किया जाता है, तो आंसर सी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सकारात्मक स्वदेशी सूची का मुख्य अर्थ क्या है? ठीक है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी स्वदेशी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची का लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य अर्थ क्या है, यह बताना। क्वेश्चन नंबर 152, यहाँ पे इसका बी पार्ट है, सूची में शामिल हथियारों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। क्वेश्चन नंबर 153 में हम बताना कि भारत के नैनो मिशन और नैनो उपकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, नैनो उपकरण और नैनो मिशन। पहला कथन दिया गया है कि भारत में नैनो मिशन की आधिकारिक शुरुआत 3 मई 2007 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के तहत एक अम्ब्रेला प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया। क्या ये सही है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सही है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले भारत वर्तमान पूरे विश्व में प्रथम स्थान में है, तो गलत है। तीसरे स्थान पर यानी कि पहले कौन है? तो यूएसए है, दूसरे पर कौन है? तो चीन है, और तीसरे पर अपना भारत है। तो इस प्रकार तीसरे स्थान पर आता है। ऑप्टिकल ट्वीजर्स लेजर बीम का उपयोग करते हैं जिससे सूक्ष्म कणों को बिना भौतिक रूप से छुए हुए हवा या तरल में पकड़ा जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। तो आंसर सही है 1 व 3, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 154 दिया गया है कि स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में रक्षा बजट का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा केवल भारतीय विक्रेताओं के खरीद के लिए जो है आरक्षित किया गया है? तो वो रखा गया है 75%। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 75%। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसके निर्माण में 76% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है आईएनएस विक्रांत। आंसर यहाँ पे डी पार्ट बिल्कुल राइट है। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा बदलने के लिए एएनआरएफ यानी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना किस देश के एनएसएफ यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर किया गया है? तो ये है अमेरिका का नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है अमेरिका का है, उसी के तर्ज पर भारत के द्वारा एएनआरएफ बनाया गया है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रिटिकल तकनीक यानी कि जैसे रेडार सेंसर इंजन और स्टील्थ तकनीक जो है के स्वदेशी विकास के लिए वर्तमान में किस फंड का उपयोग किया जा रहा है? किस फंड का उपयोग किया जा रहा है? तो टीडीएफ फंड है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड कहते हैं। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी के तहत 2026 में हुए नए बदलाव के अनुसार डीप टेक फर्मों को स्टार्टअप इंडिया में अब कितने वर्षों तक मान्यता दिया जाएगा? तो ये हो गया है टोटल 20 साल तक। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगले प्रश्न में हमें देखना है कथन के अनुसार आंसर देना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विशिष्ट पहलों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना। पहला कथन है प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद पीएम स्टैक के डीप ओशन मिशन के तहत समुद्र की गहराई में अनुसंधान के लिए मत्स्य 6000 नामक स्वदेशी सब मर्सिबल विकसित किया जा रहा है। क्या यह सही है? तो बिल्कुल ये सही है। साथ ही मतलब सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट्स का मुख्य उद्देश्य एमएसएमईज और स्टार्टअप को महंगे वैज्ञानिक उपकरण साझा रूप से उपलब्ध कराना ताकि विदेशों पर निर्भरता कम हो सके। तो बिल्कुल सही। आंसर क्या है? सी ऑप्शन हो जाएगा 1 व 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साइबर फिजिक्स सिस्टम्स और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के स्वदेशीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को
विचार करने हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया साइबर सुरक्षा के लिए जो है TIH है तैयार किया गया। कहाँ पर तैयार किया गया? IIT कानपुर में, तो सही है। सहायक तकनीक के लिए जो है TIH हब कहाँ पर तैयार किया गया है? तो ये तैयार किया गया है IIT दिल्ली में, बिल्कुल सही। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रमुख घटक जो है इलेक्ट्रोलाइजर का स्वदेशीकरण करना, बिल्कुल सही। तो तीनों सही है, आंसर डी ऑप्शन सही है, 1 व 2 3 सभी सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित तकनीकी पहलों और उनके मुख्य स्वदेशीकरण प्रभाव के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? पहला युग्म दिया गया, पहला ऑप्शन ANRF, NRF मतलब अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि ASF, ठीक है, अमेरिका का जो कौन सा अभी बताया था ऊपर एक NSF, ठीक है, नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर बनाया गया है, जो कि अमेरिकी कंपनी के अनुसार। तो ये है अनुसंधान का लोकतंत्रीकरण, मतलब उद्योग और शिक्षा जगत में के बीच तालमेल रखता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा युग्म गलत है। तो ये हो जाएगा सही, ये तो सही दिया गया। NQM मतलब क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड है। NQM राष्ट्रीय नेशनल क्वांटम मिशन है, जो कि इसका उद्देश्य क्या है? डेटा सुरक्षा और गणना में आत्मनिर्भरता, तो ये भी सही है। ठीक है, इसी प्रकार IDX रक्षा नवाचार, ये जो है स्टार्टअप द्वारा स्वदेशी हथियारों के विकास से रिलेटेड है, प्रोत्साहित करता है, सही है। फिर ISM इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, यानी केवल सॉफ्टवेयर आयात में भारी कमी करना, इसका जो है गलत सुमेलन किया गया है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इंडिया सेमीकंडक्टर का मिशन का संबंध जो है हार्डवेयर के लिए है। ठीक है, हार्डवेयर से संबंधित है, ये याद रखिएगा, हार्डवेयर से संबंधित। हार्डवेयर चिप्स और डिस्प्ले जैसे हो गया निर्माण जो होते हैं, इसके लिए भारत में एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने से है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 162, नैविक, नैविक जो है यानी इसका पहले नाम था IRNS, ठीक है, IRNS। तो यहाँ पे जो है इसकी कक्षीय संरचना और कवरेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब यहाँ पे बताना, पहला कथन दिया गया कि नैविक जो है, नैविक में कुल 7 उपग्रह का एक क्षेत्रीय नेविगेशन समूह है, जिसमें से 4 के उपग्रह भू-स्थैतिक कक्षा में और 3 उपग्रह क्या है, भू तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित हैं। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये सही नहीं है, सॉरी, ये सही है। 7 उपग्रह तो हैं ही इसमें, क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह है नैविक भारत का, इसमें से 4 भू-स्थैतिक कक्षा और 3, हाँ सही, बिल्कुल सही। तो पहला तो सही हो जाएगा, पहला क्या है सही। दूसरा, ये प्रणाली केवल भारत की मुख्य भूमि को कवर करती है और इसकी सीमाएं समुद्री क्षेत्रों तक विस्तारित नहीं है, सही है। मई 2023 में लॉन्च किया गया NBS-01 उपग्रह L1, ठीक है, L1 बैंड सिग्नल की प्रदान करता है, जिसे सामान्य स्मार्टफोन में आसानी से उपयोग किया जा सकेगा। तो ये गलत हो जाएगा इसका, तो आंसर सही है, बी ऑप्शन 1 व 2 सिर्फ सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 163 दिया गया है, पूछा गया है कि नैविक जो है, नाविक को द्वारा प्रदान की जाने वाली संख्याओं और इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? रिस्ट्रिक्टेड सर्विस, ये सभी नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए जो है उपलब्ध एक सामान और मुफ्त पोजिशनिंग सेवा है, तो बिल्कुल है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस यानी SPS, एक अत्यधिक सुरक्षित और एनक्रिप्टेड सेवा जो केवल भारतीय सशस्त्र बल और अधिकृत एजेंसियों के आरक्षित है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, नाविक को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुका है। अब इसमें बताना है कि क्या सही है। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड पोजिशनिंग जो सर्विस है SPS, ये क्या है, सेवा सभी नागरिकों के उपयोग के लिए खुली हुई होती है। इसमें क्या है दिया गया है कि एनक्रिप्टेड सेवा केवल भारतीय सशस्त्र और अधिकृत के लिए एजेंसी, तो गलत हो जाएगा। तीसरा जो है सॉरी RS की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया गया कि सभी नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध सामान और मुफ्त पोजिशनिंग सेवा है। तो RS जो है ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब ये अनक्रिप्टेड है, यानी सुरक्षित सेवा है जो सिर्फ
कुल अधिकृत उपयोगकर्ता जैसे भारतीय सेना और रणनीतिक सेना के लिए होता है, तो यहाँ पर इसके बारे में भी गलत बताया गया है। तो पहला दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा सही है। अंतर्राष्ट्रीय जो मान्यता दी गई यहाँ पे नाविक को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त हो चुकी है, तो बी पार्ट इसका सही है, बाकी सॉरी मतलब केवल 3 सही है, बाकी 2 गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 164 दिया गया, नाविक के सामरिक इतिहास और तकनीकी विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे सही नहीं है, ये बताना कौन सा कथन सही नहीं है, इस पर जरूर ध्यान देना है। नाविक जो अगर हम बात करेंगे तो इसमें से पहला जो कथन दिया गया है, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन इसका पूरा नाम है, जो कि इसरो के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जीपीएस डेटा साझा करने से इनकार करना और भारत के लिए अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम विकसित करने का एक प्रमुख कारण बना, तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, तभी सोचा गया कि अपना खुद का अलग एक जीपीएस सिस्टम हो। ठीक है, तो यह सही है। इस परियोजना का पहला उपग्रह जो था IRNSS, ठीक है, ये जो था 1A, ये 2013 में लॉन्च किया गया। ठीक है, IRNSS ये कब लॉन्च किया गया? 2013 में लॉन्च किया गया था, तो सही है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसका पूरा नाम है, जो कि अभी इसका नाम हो गया नाविक। 2013 में लॉन्च हुआ था। नाविक की शुरुआती उपग्रहों में आयातित रुबिडियम परमाणु घड़ियों का उपयोग किया गया था, जो बाद में विफल हो गई, तो ये भी सही है। NVS-01 की अगर बात करेंगे तो इस उपग्रह के प्रक्षेपण के बावजूद इसरो अभी तक अंतरिक्ष में स्वदेशी परमाणु घड़ियों का सफल परीक्षण उपयोग करने में जो है क्या है, विफल रहा है। तो NVS-01 जो था फर्स्ट सैटेलाइट इन इंडिया, जो सेकंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट सीरीज में आती है। ठीक है, मई 29, 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। तो इसमें क्या था कि इससे इंडिजीनियस रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक है, यह फर्स्ट इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट था, जो कि इसमें जो है इसके माध्यम से स्थापित किया गया, जो विफल नहीं रहा था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे सही हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाविक और गगन नेविगेशन प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करना है। अब नाविक जो दिया गया है, यह कि स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है, जिसे पूरी तरह से इसरो द्वारा संचालित किया जाता है। तो यहाँ पे बताना कि इनमें से कौन से कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे बताना कि इनमें से कौन से कथन सही है, तो ये तो सही है। गगन एक स्वतंत्र वैश्विक नेविगेशन प्रणाली जो अमेरिकी जीपीएस के सिग्नलों पर निर्भर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। गगन को मुख्य रूप से इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, तो ये सही है। तो गलत वाला ऑप्शन 2 है, बाकी सारे सही हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गगन क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है इसका पूरा नाम, जो कि ये क्या है, ये अमेरिकन जीपीएस सिग्नल पर निर्भर होता है। ठीक है, लॉन्च किया गया था, किस जेट का नाम है, उदयपुर से लॉन्च हुआ था। ठीक है, और आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन 1 व 3। ये देखिए अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन इस तरीके से कुछ है, गगन के बारे में ही है। दिया गया है कि गगन यानी कि जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जैसे जीपीएस ऐड हुआ तो जीपीएस जहाँ आ जाएगा वहाँ अमेरिका खुद आ जाएगा, ये अमेरिका का है ये जीपीएस, तो इसका पूरा नाम है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। के रणनीतिक और तकनीकी महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायुमंडल के कारण जीपीएस सिग्नलों में आने वाली त्रुटियों को सुधार कर गगन विमान को अत्यधिक सटीकता प्रदान करता है। सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम विकसित करने वाला भारत अमेरिका और रूस के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया है। अब इन दोनों को बताना कौन सा कथन सही है। आंसर की बात करेंगे तो यह केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन जो है इसमें गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो दिया गया है कि अमेरिका और रूस के बाद तीसरा देश बन गया है, जो कि गलत है। क्योंकि अगर हम देखें तो ये वर्तमान में तीसरा नहीं बल्कि ये चौथा देश है। भारत कौन सा देश है? चौथा देश बन गया है इस प्रकार के सिस्टम लागू करने वाला। भारत के पहले अमेरिका, यूरोप और जापान है, तो यहाँ पे रूस भी दिया गया था, ये भी गलत है। अमेरिका, यूरोप और जापान के बाद चौथा ऐसा देश बन गया है।
तो इस प्रकार ये जो है गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, केवल एक सही दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 167, यहाँ पे बताना है कि नैविक प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिए लॉन्च किए जा रहे एनवीएस सीरीज के उपग्रह के संदर्भ में लिखित कथन कौन सा असत्य है। असत्य कथन मतलब गलत कथन बताना है। पहला दिया गया है कि ये नए एनवीएस उपग्रह में L1 बैंड का समावेश किया, जिससे सस्ते स्मार्टफोन में भी नाविक का उपयोग आसानी से किया जा सकेगा, तो ये सही है। इसरो ने गूगल मैप्स के स्वदेशी विकल्प के रूप में मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया है, तो ये भी सही है। एनवीएस सीरीज के उपग्रह में उपयोग की जाने वाली स्वदेशी रुबीडियम परमाणु घड़ी का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये घड़ी है परमाणु घड़ी जिसको कहा जाता है, इसका निर्माण डीआरडीओ ने नहीं किया है, बल्कि इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा किया गया है, SAC के द्वारा, जो कि कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है, तो इसीलिए गलत था। बाकी डी दिया गया है कि नाविक 2.0 के तहत भविष्य के उपग्रहों की उम्र 12 वर्ष से अधिक होगी, उनके सिग्नल अधिक शक्तिशाली होंगे, तो ये सही है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए कथन और कारक दिया गया है 168 में, और यहाँ पे बताना है कि क्या है इसका आंसर। अब कथन दिया गया है कि भारत में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG का पूर्ण सदस्य न होने के बावजूद दुनिया से शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ईंधन खरीदने में सक्षम है। कारण दिया गया इसका क्योंकि वर्ष 2008 में भारत को एक विशेष NSG छूट प्राप्त हुई थी, जिससे देश के स्वदेशी थोरियम आधारित परमाणु कार्यक्रम को विकसित करने में मदद मिल रही है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, इसका जो है व्याख्या भी करता है। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 169, वैश्विक निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के मूल उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। दिया गया है कि वासेनार अरेंजमेंट जो है पारंपरिक हथियार और द्विअनुपयोगी यानी कि डुअल यूज प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में पारदर्शिता लाना। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है मिसाइल और ड्रोन तकनीक विशेषकर 300 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली के प्रसार को रोकना होता है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से रिलेटेड है। या फिर मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR रासायनिक और जैविक हथियार के वैश्विक प्रसार पर नियंत्रण लगाना। अब इसमें हमें बताना क्या है, बताना यह है कि इन तीनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, इन तीनों में से ये बताना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। 169 में वैश्विक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था के मूल उद्देश्य का वासेनार अरेंजमेंट जो दिया गया है पारंपरिक हथियार और द्विअनुपयोगी प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में प्रदर्शित लाना, तो ये बिल्कुल सही। वासेनार जो अरेंजमेंट किया गया था ये क्या है, इससे रिलेटेड है। फिर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो दिया गया मिसाइल और ड्रोन तकनीक विशेषकर 300 किलोमीटर वाली अधिक रेंज वाली के प्रसार को रोकना है क्या, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। इसके बाद मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था दिया गया कि रासायनिक और जैविक हथियारों के वैश्विक प्रचार पर नियंत्रण लगाना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही है, इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ पहला ही सही है, बाकी इसमें अगर हम देखें तो बाकी सारे गलत हैं। दो और तीन गलत, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल एक सही। वासेनार अरेंजमेंट, अब ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, इसका उद्देश्य 300 किलोमीटर से अधिक वाली मिसाइलों को रोकना नहीं है, यह कार्य MTCR करता है। ठीक है, यह कार्य कौन सा करता है, MTCR करता है। और MTCR का उद्देश्य रासायनिक एवं जैविक हथियारों को वाहक अर्थात मिसाइल और ड्रोन के प्रसार को नियंत्रण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 170, देखते हैं 170 का आंसर क्या होगा, बताइए। भारत में द्विअनुपयोगी तकनीक डुअल यूज टेक्निक जो आपके एग्जाम में भी है, सॉरी सिलेबस में भी है, तो इसके स्वदेशीकरण के संबंध में हमें बताना है कि कथन पर विचार करना है। ठीक है,
स्वदेशीकरण के संबंध में कथन का विचार करना है। दिया गया पहला CSI और DRDO जैसी संस्थाएं स्वास्तिक और आईडेक्स जैसी पहल के माध्यम से निजी क्षेत्र के साथ मिलकर ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो केवल सैन्य उपयोग के लिए आरक्षित है। तो क्या ये सही है? यहाँ पे सही कथन बताना है। तो CSIR जो दिया गया है DRDO द्वारा स्वास्तिक और इसके बाद वैश्विक निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं का सदस्य बनने से भारत को जटिल इंजन और रडार सेंसर कई हाईटेक वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं। इनका रिवर्स इंजीनियरिंग या सह उत्पादन के लिए स्वदेशीकरण किया जा रहा है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से दिया गया सिर्फ दूसरा कथन सही है, बाकी पहला कथन गलत है। ठीक है, बाकी क्या है? पहला कथन गलत है। अब DRDO और CSI ने स्वास्थ्य और आईडीएक्स के साथ पहले निजी क्षेत्र के साथ मिलकर अच्छा तरीकों पर कार्य किया, लेकिन आईडीएक्स जो है केवल एक्सक्लूसिव मिलिट्री यूज के तकनीकों पर आधारित नहीं है। द्विउपयोगी आईडीएक्स जो है द्विउपयोगी तकनीक और नवाचारों को भी प्रोत्साहित करता है। इसीलिए जो है यहाँ पे जो केवल दिया गया था इसीलिए गलत था। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। अगला भारत और अमेरिका के बीच हुए हालिया ICET यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी समझौता SCO मेट सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और यहाँ पे दिया गया पहला कथन कि ICET समझौते के तहत अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी भारत में F414 जेट इंजन के निर्माण के लिए 100% तकनीक हस्तांतरण प्रदान करेगी। तो बिल्कुल ये प्रदान होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा दिया गया यहाँ पे कि भारत के किसी भी द्विउपयोगी तकनीक या सॉफ्टवेयर का निर्यात करने के लिए कंपनियों को SCO मेट सूची के दिशा निर्देश के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय के लाइसेंस लेना अनिवार्य है। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तकनीकी स्वदेशीकरण और जुड़े संस्थान के संदर्भ में लिखित युग्मों पर विचार करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है गगनयान के लिए टाइटेनियम एलॉय यानी मिड धानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में स्थित है। भारत का पहला कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर लैब फैब ये कहाँ पर है? धोलेरा गुजरात। टाटा PSMC द्वारा निर्मित स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS ये IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पे बताना कि इन तीनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सुमेलित ये तीनों है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2 व 3 सभी सुमेलित। अगला प्रश्न, दिए गए कथन पर विचार करना है। कथन दिया गया है भारत सरकार ने देश को क्वांटम तकनीक में अग्रणी बनाने के लिए नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, जिसके साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया। ठीक है, तो कथन तो सही है। कारण इसका दिया कि इस मिशन का मुख्य लक्ष्य है वर्ष 2031 तक भारत में 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स क्षमता वाला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? कारण और कथन में बताना है। तो अगर हम देखें तो ये दोनों जो है क्या है? सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता। ये कुछ अलग चीज़ें हैं, ये अलग चीज़ें। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, व्याख्या नहीं करता, बाकी सही है। चलिए, भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास में जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके ऐतिहासिक कालक्रमानुसार सबसे पहले और सबसे बाद क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। मतलब इसमें इनमें से जो घटना है वो सबसे पहले कौन सी घटना हुई, इसके बाद इनमें से सबसे बाद, उसके बाद कौन सी घटना आई। तो इनमें जो चारों ऑप्शन में दिया गया है, इन चारों का जब आपको डेट पता होगा तभी आप जो इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको मिलान करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला दिया गया है BSNL द्वारा भारत में सार्वजनिक इंटरनेट सेवा की शुरुआत, भारत में सार्वजनिक सेवा की शुरुआत किया गया। ठीक है, तो ये कब शुरुआत हुई थी? तो ये इंटरनेट द्वारा शुरुआत हुआ था, BSNL द्वारा शुरुआत हुआ था 1995 में। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना यानी GP की शुरुआत कब की गई? 2006 में। साइबर अपराध को विनियमित करने के लिए IT एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 2000 में आया था। सरकारी कामकाज को डिजिटल बनाने के लिए NIC केंद्र की कब स्थापना की गई? तो 1976 में स्थापना की गई। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा हुआ? तो सबसे पहले चौथा हुआ, इसके बाद फिर पहला हुआ, फिर इसके बाद तीसरा हुआ,
फिर इसके बाद दूसरा होगा, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब इसको क्रम के अनुसार आप मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस तरीके से कथन से। अगला प्रश्न, डिजिटल इंडिया 2.0 और हालिया तकनीकी सुधारों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डेटा सुरक्षा के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डीपीडीपी एक्ट 2023 में पारित किया गया। तो क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है। डीपीडीपी एक्ट जो आया 2023 में आया, इंडिया स्टेक के वैश्विक विस्तार के परिणाम स्वरूप भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली को सिंगापुर, मॉरिशस और फ्रांस जैसे देशों में स्वीकार किया जा रहा है। तो बिल्कुल स्वीकार किया जा रहा है। भांसड़ी प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत में 5G नेटवर्क बुनियादी ढांचे का विस्तार करना गलत हो जाए, क्योंकि इसका संबंध भाषा से है। भाषा मतलब बहुत सारी भाषाएं अपने भारत में बोली जाती हैं, तो सभी भाषाओं को ये तुरंत ट्रांसलेट करता है, जिससे कि एक दूसरे का समन्वय करता है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तीसरा, बाकी दो सही है, तो आंसर ए पार्ट सही, एक व दो। चलिए, अब कथन कारक से क्वेश्चन दिए गए हैं। कथन है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, कंप्यूटर क्रांति का जनक माना जाता है, और कारण दिया गया क्योंकि उनके कार्यकाल में वर्ष 1984 में भारत में पहली कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी, जिसने देश में सूचना प्रौद्योगिकी की ठोस नींव रखी। तो बिल्कुल सही भी है और व्याख्या भी करता है। तो आंसर ए पार्ट राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन 177 नंबर क्वेश्चन है, मोबाइल संचार LTE और वोल्ट के बारे में VoLTE संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना। पहला कथन यहाँ पे दिया गया है कि पारंपरिक LTE नेटवर्क में जब उपयोगकर्ता वॉइस कॉल करता या प्राप्त करता है तो इंटरनेट की गति धीमी हो जाती है और या रुक जाती है, क्योंकि नेटवर्क 2G या 3G पर स्विच हो जाता है। तो ये कारण सही है, ये कथन सही है। वोल्ट यानी कि वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इसका पूरा नाम है, जो कि तकनीक में वॉइस कॉल को डेटा पैक्स के रूप में प्रेषित किया जाता है, जिससे कॉल दौरान इंटरनेट की गति भी अप्रभावित रहती है। तो ये भी सही है। VoNR यानी वॉइस ओवर न्यू रेडियो तकनीक मुख्य रूप से 3G नेटवर्क पर उच्च गुणवत्ता वाली वॉइस कॉलिंग सुविधा प्रदान के लिए विकसित की गई। तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका केवल एक व दो सही है, ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, चलिए, कथनों पर विचार करना। यहाँ पर दो कथन कारण दिया गया है। कथन है, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने संचार साथी नामक एक सिटीजन सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया, और कारण इसका दिया गया 6G विजन डॉक्यूमेंट्स के तहत भारत ने वर्ष 2030 तक 6G तकनीक को अपनाने और वैश्विक पेटेंट हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब क्या ये सही है? तो सही तो है दोनों, लेकिन इसका जो है ये क्या है, कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 179, भारत में इंटरनेट और संचार क्रांति से जुड़ी निम्नलिखित योजनाओं तकनीकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य वाला कथन यहाँ पे बताना है, जो कि दिया गया है 179 में कुछ इस तरीके से। ठीक है, पहला अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या दिया गया है? पहला अगर हम देखें यहाँ पे, पहला दिया गया है कि पीएम वाणी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पब्लिक डेटा ऑफिस के माध्यम से सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट नेटवर्क विस्तार करना। तो बिल्कुल सही। पीएम वाणी मतलब प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस होता है, जिसका उद्देश्य है कि सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट विस्तार करना, तैयार करना, ये याद रखिएगा। भारत नेट परियोजना के तहत देश के सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत ने विदेशी कंपनी जैसे एरिक्सन और नोकिया के पूर्ण सहयोग से मेक इन इंडिया के तहत अपना 5G स्टैक विकसित किया। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भारत का स्वदेशी 5G स्टैक था मुख्यतः सी डॉट और TCS। ठीक है, जो कि पूर्ण स्वदेशी था। सी डॉट, TCS और तेजस नेटवर्क जो था, ये 3 नेटवर्क जो थे, इनको याद रखिएगा। और अन्य भारतीय कंपनियां थी जिसके द्वारा विकसित किया गया। तो ये कथन हो जाएगा गलत। एयर फाइबर एक ऐसी तकनीक है जो फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस का उपयोग करके दुर्गम क्षेत्रों को बिना भौतिक तार के हाई स्पीड तैयार करती है, उपलब्ध कराती है, प्रदान करती है। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, सी ऑप्शन। जगह गलत वाला बताना था, तो सी ऑप्शन गलत है। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नैनो विज्ञान की विशिष्ट तकनीकों के संबंध और उनकी प्रमुख उपलब्धियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है,
जो दिया गया है इनका मिलान करना है। नैनो विज्ञान की विशिष्ट तकनीक है और भारत की प्रमुख उपलब्धियां हैं, जैसे कि प्रोफेसर CN राव। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, प्रोफेसर CN राव दिया गया है, एलबी प्रौद्योगिकी दिया गया है, और नैनो मैकेनिकल ऑल्फैक्टरी सेंसर दिया गया है, NOS IIT मद्रास, इनकी संबंधित कार्य इनसे दिया गया है। ये ऑप्शन का किससे मिल जाएगा, ये ऑप्शन मिलाते हैं तो ये दूसरा हो जाएगा। विज्ञान जगत में भारतीय नैनो टेक्नोलॉजी के जनक जो है प्रोफेसर CN राव को माना जाता है, तो यहाँ पे पहला का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एलबी प्रौद्योगिकी की जो है क्या है, एक परमाणु मोटी यानी कि सिंगल एटम थिक परतें यानी मोनोलेयर बनाने के लिए एक प्रमुख वैज्ञानिक विधि है, तो इसको कहा जाता है एलबी प्रौद्योगिकी। इसके बाद नैनो मैकेनिकल ऑल्फैक्टरी सेंसर, नैनो मैकेनिकल ऑल्फैक्टरी सेंसर, तो ये क्या है, तो ये नैनो नॉक जो रोगी की सांस में मौजूद कैंसर विशिष्ट रसायनों को पहचान कर फेफड़ों के कैंसर पता लगाती है। यानी कि सीधे आप याद रखिएगा, रोगी के सांस से कैंसर का पता लगाने वाला नैनो नाक है, जो नैनो मैकेनिकल ऑल्फैक्टरी NOS कहा जाता है। तो सी का यहाँ पे क्या है, 4 सही है। और IIT मद्रास जो ये क्या करता है, यहाँ पे अगर संबंधित कार्य की बात, तो बहुत सारे काम किया है IIT मद्रास ने। पानी से आर्सेनिक जैसे अशुद्धियों को दूर करने के लिए विशेष नैनो फिल्टर का भी विकास किसके के द्वारा किया गया है, तो IIT मद्रास के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या सही है, ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सुपर कंप्यूटर के विकास के संदर्भ में लिखे कथनों पर विचार करना है। और पहला कथन यहाँ पे बताना है, दिया गया सुपर कंप्यूटर की गणना की क्षमता और गति को सामान्यतः फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लॉप्स का मतलब क्या दिया गया है, इसका फुल फॉर्म दिया गया है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड जो होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी आंसर की बात नहीं करते हैं, ये सही है या गलत है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और दूसरा दिया कि अमेरिका के द्वारा क्रे सुपर कंप्यूटर देने से इनकार करने के बाद सीडैक ने 1991 में डॉक्टर विजय भटकर के नेतृत्व में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 विकसित किया था। ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें तीसरा ऑप्शन जो दिया गया उसको देखते हैं। आदित्य नामक सुपर कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मंगल ग्रह के मिशन के लिए निगरानी के लिए किया गया है क्या, तो आदित्य नामक सुपर जो कंप्यूटर दिया गया है गलत हो जाएगा, ये गलत है। क्योंकि आदित्य एक सुपर कंप्यूटर जिसे IITM इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी पुणे के द्वारा विकसित किया गया है, और इसका उपयोग था मौसम का पूर्वानुमान लगाना, ठीक है, जलवायु मॉडलिंग और मानसून अनुसंधान के लिए लगाना था। तो यहीं पर ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो आंसर 1 व 2 सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। चलिए, सुपर कंप्यूटिंग NSM के संबंधित स्थापित सुपर कंप्यूटर NSM से स्थापित सुपर कंप्यूटर उनके संस्थान से सुमेलित करना है। इधर सुपर कंप्यूटर है और इधर संस्थान है, कब कहाँ पर परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया है IIT गुवाहाटी में। परम गंगा का स्थापना कहाँ पर स्थापित है, तो ये स्थापित है IIT रुड़की। इसके बाद परम संगणक की स्थापना की बात करेंगे तो IIT कानपुर, और परम शक्ति की स्थापना IIT खड़गपुर। इस प्रकार आंसर इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। भारत के विभिन्न सामरिक अनुसंधान विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। पहला है कि अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार के द्वारा परमाणु रिएक्टर की डिजाइन के लिए किया गया है क्या, बिल्कुल किया गया है। सागा 220 सुपर कंप्यूटर का उपयोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण यान की डिजाइनिंग के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। परम ब्रह्म भारत का पहला ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसमें डायरेक्ट लिक्विड कूलिंग तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था, तो ये कथन भी सही है। तो आंसर यहाँ पे सारे सही हो जाएगा, और डी ऑप्शन करेक्ट है, 1, 2 व 3 सभी।
चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत के शीर्ष सुपर कंप्यूटरों और भविष्य की कंप्यूटिंग तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है इनमें से। असत्य वाला बताना। यहाँ पे असत्य की बात करेंगे, पहला यहाँ पे दिया गया है असत्य की बात। अब यहाँ पे पहला देखते हैं, एरावत वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर जिस सीडाई पुणे में स्थापित किया गया है। तो बिल्कुल करेक्ट, आंसर सही हो जाएगा। हमें असत्य वाला बताना है। पहला बी ऑप्शन है, प्रत्युष और मिहिर मुख्य रूप से रक्षा मंत्रालय द्वारा मिसाइल परीक्षणों के सिमुलेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले सुपर कंप्यूटर है। बिल्कुल सही। सॉरी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्युष और मिहिर का उपयोग मुख्य रूप से मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है, जलवायु मॉडलिंग और पृथ्वी विज्ञान के लिए किया जाता है, और इसे जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने स्थापित किया है, रक्षा मंत्रालय ने नहीं किया है। तो यहाँ पे ये दिया गया था गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है, क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक पारंपरिक कंप्यूटर के बिट्स के बजाय क्यूबिट्स में उपयोग करती है। सही है। एक्स स्केल कंप्यूटिंग के तहत भविष्य के सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड 10⁻18 गणनाएं करने में सक्षम होंगे। ये भी सही, एक्स स्केल। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि गलत था, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड और स्वदेशी विकास के संदर्भ में यहाँ पे हमें विचार करना है। और विचार कैसे करना है, इन तीन जो है क्या, तीन कथन के अनुसार। चलिए देखते हैं। पहला कथन दिया, भारत के सभी सुपर कंप्यूटर प्रमुख सुपर कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने के लिए NKN नेशनल नॉलेज नेटवर्क का उपयोग किया जाता है क्या। ये कथन सही है क्या, बिल्कुल सही। सीडैक ने भारत के सभी आगामी सुपर कंप्यूटर के लिए शक्ति और बेगा नामक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। सही है। सुपर कंप्यूटर गति की मापने की इकाई पेटाफ्लॉप का अर्थ 10⁻12 गणनाएं प्रति सेकंड करता है, जो कि अगर हम देखें गलत, क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो मापा जाता है पेटाफ्लॉप जो दिया गया गलत है, क्योंकि इसको टेराफ्लॉप्स में मापा जाता है। टेराफ्लॉप्स जो होता है ये क्या होता है, 10⁻12 फ्लॉप्स के बराबर होता है। यहाँ पे 10⁻12 पेटाफ्लॉप बताएगा, जो कि गलत है। पेटाफ्लॉप जो होता है वो 10⁻15 फ्लॉप्स होता है, 10⁻15 फ्लॉप पेटाफ्लॉप्स होता है। टेराफ्लॉप्स होता है 10⁻12। इसके आगे भी एक होता है एक्साफ्लॉप, ठीक है। एक्साफ्लॉप कितने का होता है, तो ये 10⁻18 फ्लॉप्स प्रति सेकंड जो है गणना करता है। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसलिए आंसर 1 व 2 सही है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 187 का क्वेश्चन है, भारत सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 186 जुड़ी पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें 186 का, पहला दिया गया डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का मुख्य उद्देश्य विदेशी कंपनियों को भारत में चिप निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए मुफ्त बिजली और पानी उपलब्ध कराना है क्या। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है क्या है, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव जो दिया गया है, इसका उद्देश्य दिया गया विदेशी कंपनियों को चिप निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए मुफ्त बिजली और पानी उपलब्ध कराना है क्या। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये गलत है, ठीक है। दूसरा है, भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयाँ गुजरात के धोलेरा और साड़ंद में स्थापित किया गया है। तो बिल्कुल सही। भारत सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन की पैकेज की घोषणा की है। तो बिल्कुल ये सही है। तो गलत हो जाएगा पहला, बाकी ए और जो दूसरा और तीसरा सही है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अभी कथन दिया गया कि आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर चिप्स को नया तेल माना जाता है, न्यू ऑयल माना जाता है। सेमीकंडक्टर का उपयोग विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में पारंपरिक इंजनों को चलाने के लिए तरल इंजन के रूप में किया जाता है क्या।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सही है, लेकिन आर गलत है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वांटम प्रौद्योगिकी के मूल सिद्धांत के संदर्भ में लिखे कथनों पर विचार करिए। पहला है सुपरपोजिशन वो गुण है जिसके कारण एक क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में रह सकता है। अब एक कथन दिया गया पहला, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सही होगा। दूसरा कथन यहाँ पे है क्वांटम टनलिंग एक ऐसी स्थिति है जहाँ दो कण एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि एक ही कण की अवस्था पूरा बदलने पर जो है एक कण की अवस्था बदलने पर दूसरे की अवस्था बदल जाती है, चाहे उनके बीच दूरी कुछ भी हो। ये क्वांटम टनलिंग की परिभाषा दिया गया है। तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दो कण इस प्रकार जुड़े थे कि एक की अवस्था बदलने पर दूसरे की अवस्था तुरंत बदल जाती है। अब क्वांटम जो है क्वांटम एंगलमेंट की ये परिभाषा, क्वांटम टनलिंग की परिभाषा ये नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे गलती किया गया है। आंसर हो जाएगा केवल एक, दूसरा गलत। चलिए, भारत सरकार के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन यहाँ पे दिया गया है कि वर्ष 2023 में इस मिशन को मंजूरी देने के साथ ही भारत क्वांटम तकनीक पर काम करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बिल्कुल सही। ठीक है। दूसरा है कि इस मिशन के तहत अगले 8 वर्षों में 50 से 1,000 क्यूबिट्स क्षमता वाले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। तो नहीं। इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की मुख्य नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो सही है। तो आंसर सी हो जाएगा 1 व 3। सॉरी, यहाँ पे आंसर 3 हो जाएगा। यहाँ पे असत्य वाला बताना था, तो पहला गलत है, तीसरा भी गलत है, दूसरा ही सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कथन और कारक। अब कथन दिया गया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक बार डेटा दर्ज होने के बाद उसमें धोखाधड़ी करना या उसे मिटाना लगभग असंभव होता है। ये सही कथन दिया। इसका कारण दिया क्योंकि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज और इम्यूटेबल मतलब कि अपरिवर्तनीय डिजिटल लेजर है, जिसमें डेटा किसी एक केंद्रीय सर्वर के बजाय नेटवर्क के सभी कंप्यूटर पर साथ सहेजा जा सकता है। तो कारण भी सही बता रहा है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए, इंटरनेट के विकास के विभिन्न चरणों के संदर्भ में लिखे कथनों पर विचार करना है। इंटरनेट के विकास के बारे में यहाँ पे बताना है कि कैसे विकास हो। तो वेब 1.0 को स्टैटिक्स वेब कहा जाता है, जिसमें उपयोगकर्ता मुख्य रूप से केवल जानकारी पढ़ सकते थे, रीड ओनली कर सकते थे। बिल्कुल सही। वेब 2. का स्वरूप विकेंद्रीकृत है, जहां उपयोगकर्ता का डेटा किसी केंद्रीय सर्वर या बड़ी टेक कंपनियों के पास स्टोर नहीं होता। क्या ये सही है? तो ये गलत हो जाएगा। वेब 3.0 ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, जो उपयोगकर्ताओं को अपनी डेटा पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। तो बिल्कुल सही है। आंसर सही है, 1 व 3 सही है, बाकी 2 गलत। वेब 3.0 के प्रमुख घटकों और उनके कार्यों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 में इसकी विशेषता दिया गया है। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, DAO, NFTs और वेब 5.0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3। ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे डिजिटल समझौते हैं जो कोडिंग की शर्तें पूरी होते स्वतः लागू हो जाते हैं। DAO की बात करेंगे तो ये क्या है? एक ऐसी डिजिटल संस्था जो बिना किसी केंद्रीय बॉस के सदस्यों की वोटिंग के आधार पर चलती है। NFT की बात करते हैं। NFT जो है क्या है? तो डिजिटल संपत्ति, जैसे कि कला, संगीत के मालिकाना हक का क्रिप्टोग्राफिक प्रमाण। और इसके अलावा वेब 5.0 इसे इमोशनल वेब कहा जाता है, जो उपयोगकर्ता के मूड और फेशियल एक्सप्रेशन को समझ सकता है। इस प्रकार मिलान करने को आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इमर्सिव टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। इमर्सिव टेक्नोलॉजी AR और VR जैसे संदर्भ में नीचे कथन दिए गए हैं और उनके जो है कथन और कारण दिया गया है, बताना क्या सही है। कथन दिया गया है कि लोकप्रिय मोबाइल गेम पोकेमॉन गो और इंस्टाग्राम स्नैपचैट के फीचर्स फिल्टर वर्चुअल रियलिटी तकनीक के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। तो क्या ये सही है? तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? कारण इसका दिया गया क्योंकि ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीक उपयोगकर्ता को पूरी तरह से कृत्रिम दुनिया में ले जाती है, जिसके लिए विशेष VR हेडसेट पहनना अनिवार्य होता है। तो हाँ, तो डी का ये कारण सही है, लेकिन इसका कथन गलत दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। कारण इसका सही है, आर सही है। चलिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू किए गए एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। यहाँ पे दिया गया है
नाग मुख्य रूप से एंटी टैंक मिसाइल है, बिल्कुल। त्रिशूल और आकाश दोनों सतह से सतह मार करने वाली जो है बैलिस्टिक मिसाइल, तो सतह से सतह ये मार नहीं करती। पृथ्वी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो ये पृथ्वी सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ए पार्ट इसका सही है, केवल एक सही है, ठीक है, केवल एक सही है, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय रक्षा प्रणाली के प्रमुख स्तंभ और आधुनिक तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला यहाँ पे कथन दिया गया है कि भारत की हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाने वाली S-400 वायु रक्षा प्रणाली द्वारा भारत द्वारा मेक इन इंडिया के तहत पूर्णतः स्वदेशी के रूप में विकसित किया गया है क्या? तो गलत हो जाएगा। ये S-400 जो है रूस से खरीदा गया, ना कि भारत के द्वारा बनाया गया, ठीक है। रुस्तम और तपस भारतीय रक्षा अनुसंधान विकसित स्वदेशी ड्रोन के प्रमुख उदाहरण है, सही है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया मिशन शक्ति का मुख्य उद्देश्य भारत को एंटी सैटेलाइट क्षमता प्रदान कर भारत अंतरिक्ष युद्ध के लिए तैयार करना, बिल्कुल सही, आंसर बी हो जाएगा 2 व 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के विभिन्न परिचालन और कमांड और उनके मुख्यालय के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? अब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, मध्य कमान दिया गया है, कहाँ पर है? लखनऊ में है क्या? मध्य कमान दिया गया है, लखनऊ में है क्या? ठीक है, यहाँ पे मध्य कमान क्या दिया गया है? लखनऊ में है क्या? उत्तरी कमान यहाँ पे दिया गया कहाँ? उधमपुर, जम्मू कश्मीर। और पश्चिमी कमान जयपुर राजस्थान, दक्षिणी कमान पुणे महाराष्ट्र। इसमें से कौन सा क्या है गलत? गलत बताना, गलत वाला बताना। 196 का यहाँ पे अगर हम देखें तो मध्य कमान लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय बिल्कुल है। उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ? उधमपुर में है, बिल्कुल है। पश्चिमी कमान का मुख्यालय जयपुर राजस्थान दिया गया, जो कि अगर हम देखें तो ये गलत है, क्योंकि पश्चिमी कमान जो दिया गया है इसका जो है कहाँ पर पड़ता है पश्चिमी कमान का मुख्यालय? तो ये चंडीगढ़ हरियाणा में स्थित है, ठीक है। और दक्षिणी कमान जयपुर में अगर हम बात करें तो कौन सा है? तो दक्षिण पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है। और दक्षिणी कमान का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पे गलत वाला है सी ऑप्शन, बाकी डी भी सही है। मिलान करना है यहाँ पे। प्रशिक्षण संस्थान और संस्थान दिया गया राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये खड़का वासला, ठीक है, खड़क वासला पुणे में स्थित है। भारतीय सैन्य अकादमी ये कहाँ पर पड़ता है? भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी ये कहाँ पड़ता है? अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी जो है चेन्नई। और वायुसेना अकादमी जो है चंडीगढ़ हैदराबाद में पड़ता है। आंसर डी ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, भारतीय सशस्त्र बल के विभिन्न कमान विशेषकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लिखे कथनों पर विचार करना है। भारतीय वायुसेना की मध्य वायु कमान प्रयागराज में इसका मुख्यालय स्थित है क्या? तो ये गलत है, क्योंकि अभी ऊपर बताइए ये लखनऊ में पड़ता है, ठीक है। भारतीय वायुसेना के पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना आगरा में की गई है क्या? तो यहाँ पे कौन से कथन सही है? यहाँ पे कौन से कथन सही है? ठीक है, इसके बाद दिया गया है अच्छा भारतीय वायु समान, एक मिनट ऊपर जो दिया गया था वो मध्य कमांड था, मतलब भारतीय थल सेना का कमांड कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। लेकिन मध्य वायु कमान अगर हम देखेंगे तो ये आपका प्रयागराज में स्थित है, सही है। भारतीय वायुसेना का पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग सेंटर स्कूल आगरा में स्थित है। भारतीय की एकमात्र एकीकृत त्रिसेवा कमान सर्विस मुख्यालय कोच्चि केरल में, तो गलत हो जाएगा ये। तो आंसर 1 व 2 सही है, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना और इतिहास के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में तत्कालीन रक्षा विज्ञान संगठन को अन्य तकनीकी प्रतिष्ठान के साथ मिलाकर किया गया था, तो सही है। 1980 के दशक में शुरू किए गए एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम ने डीआरडीओ को एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सही है। डीआरडीओ का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसके तहत वर्तमान में देश भर में 50 से अधिक प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं। आप बताइए डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर? ठीक है, डीआरडीओ का मुख्यालय क्या लखनऊ में स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ पे जो दिया गया ये सही है या गलत है? तो बेंगलुरु में पड़ता है इसरो का मुख्यालय, ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में पड़ता है। डीआरडीओ जो है कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय पड़ता है नई दिल्ली में, नई दिल्ली।
तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, आंसर ए पार्ट राइट है। चलिए मिलान करना है, डीआरडीओ और उनसे प्रमुख विकसित प्रणालियों को मिलान करना है। जैसे स्वाति, स्वाति की बात करेंगे तो ये क्या है, किससे रिलेटेड है, स्वाति की बात करेंगे तो ये वेपन लोकेटिंग रडार है, ठीक है। वरुणास्त्र, वरुणास्त्र की बात करेंगे तो ये जो है क्या है, ये एक टारपीडो नौसेना प्रणाली का सामान। अर्जुन, अर्जुन की बात करेंगे तो ये जो है क्या है, ये आपका पड़ जाता है अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक है। और दुर्गा 2 जो है ये आपका डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, लेजर हथियार, लेजर आधारित हथियार है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। चलिए तो 200 नंबर क्वेश्चन तक पूरा हुआ, और 201 से और 200 300 तक क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये था ओवरऑल वीडियो। अगर हम देखें तो 201 देख ही लेते हैं। इसमें डीआरडीओ की उपलब्धियों और उससे जुड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य के अंदर में लिखित कथनों पर विचार करना है। डीआरडीओ का आधिकारिक जो आदर्श वाक्य है, बलस्य मूलम विज्ञानम, जिसका अर्थ है शक्ति का आधार विज्ञान है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही। वर्ष 2019 में डीआरडीओ ने मिशन शक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। सही। रक्षा क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ द्वारा डेयर टू ड्रीम नामक एक प्रमुख योजना चलाई गई है। तो ये भी सही। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। जैसे कि अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर भी करिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे, इसका पार्ट 3 होगा, जिसमें हम 300 क्वेश्चन तक पार्ट 3 में देखने वाले। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।